तुर्की की एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज पर भारत सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। भारत के 8 बड़े एयरपोर्ट्स पर काम कर रही इस कंपनी का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दिया गया है। सीएनबीसी आवाज़ ने आपको बताया था कि सरकार भारत में तुर्की की कंपनियों पर खास निगरानी कर रही है। डिटेल जानकारी के लिए बात करते हैं, रोहन सिंह है हमारे साथ। रोहन, पहला सवाल ये है आपसे कि बायकॉट तुर्की अभियान अब रंग लेता हुआ दिख रहा है। सेलेबी एयरपोर्ट पर एक्शन हो गया है। जी, ये एक्शन लिया गया है तत्काल प्रभाव से BCAS जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है उसकी तरफ से चेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड पे ये इसका संबंध तुर्की की कंपनी चेलेबी एविएशन होल्डिंग से रिलेटेड है। 2009 से ये भारत में काम कर रही है और जो सबसे बड़ा कंसर्न था इस कंपनी को लेकर कि कई सारे की एयरपोर्ट्स पे जिसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद जैसे महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही थी, वो है ग्राउंड हैंडलिंग का, जिसमें कि इनके जो काम है उसमें कार्गो ऑपरेशन, वेयर हाउस मैनेजमेंट, पैसेंजर जो सर्विसेज हैं, ये सारी शामिल थी। और जिस तरीके से तुर्की का रवैया रहा है भारत पाकिस्तान विवाद में, वो भारत के खिलाफ ही रहा है। उसके बाद से सरकार में ये बातचीत चल रही थी कि क्या इतने इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक जगहों पे और स्ट्रैटेजिक वर्क में एक तुर्की की कंपनी का काम जो है तो उसको रिव्यू किया गया और उसके बाद आज इसको तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है उसे हटा लिया गया है। यानी कि अब ये जो कंपनी है वो भारत के इन एयरपोर्ट्स में काम नहीं कर पाएगी क्योंकि ये तत्काल प्रभाव से ये फैसला लिया गया है। कुछ और कंपनियां भी हैं टर्की की जो कि भारत में जिनका की इन्फ्लुएंस है, सरकार आने वाले दिनों पे उस पर भी कुछ समीक्षा कर सकती है। और रोहन, जामिया और मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से भी खबर आ रही है कि इन लोगों ने भी कुछ एक्शन लिया है। क्या डिटेल है? जी, पहले कल हमने देखा था कि JNU ने एक फैसला किया था कि वो अपने जो सारे MOUs हैं वो कैंसिल कर देंगे तुर्की के जो जितने संस्थान हैं उनसे। और आज एक और इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया ने कहा है कि वो तत्काल प्रभाव से तुर्की के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे उनका जितना भी संबंध रहा है, समझौता रहा है, उसको रद्द करने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि इसी साल फरवरी में उन्होंने एक 3 साल का समझौता किया था जिसमें एक एक्सचेंज प्रोग्राम था। तुर्की के छात्र यहाँ जाते थे और यहाँ के छात्र वहाँ जाते थे। इस तरह का जो तमाम एक्सचेंज है उसे फिलहाल बंद कर दिया गया है अगली सूचना होने तक। और तुर्की जो जामिया मिलिया इस्लामिया है उसने साफ कहा है कि वो देश के साथ खड़े हैं और कोई भी अगर ऐसा कंट्री है जो देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ कोई इस तरह का स्टेटमेंट देता है तो वो उसके खिलाफ है। एक और मैं आपको उदाहरण बता दूं कि मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी, इसने भी इसी तरह का एक फैसला किया है कि वो किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ जिनका तुर्की के किसी भी संस्थान से किसी भी तरह का संबंध था वो जो है वो इस फैसला लेते जा रहे हैं कि वो तुर्की से कोई संबंध नहीं रखेंगे। शुक्रिया रोहन। और भारत पाकिस्तान में सैन्य टकराव रोकने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं, बदल भी रहे हैं। पहले उन्होंने 2 टूक कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान में सीज फायर करवाया। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने युद्ध विराम कराने में मदद की। वो ये भी कह रहे हैं कि वो दोनों देशों के बीच टकराव ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन उनको खुद भी यकीन नहीं है कि वो ऐसा करवा पाएंगे या नहीं। लेकिन उन्होंने दोहराया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान में ट्रेड करने की बात कही और भारत और पाकिस्तान दोनों ही से युद्ध विराम से खुश हैं। Say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type. And we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled, but I think it is settled. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that, and I think they're on the way. You know, they have been fighting for about 1,000 years, in all fairness, so I'm not sure about settling. That's a tough one. ट्रंप ने एक और बयान देकर सबको चौंका दिया है। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने एप्पल के CEO टिम कुक से बात की है और उन्हें भारत में उत्पादन नहीं करने की सलाह दी है। इस पर ज़्यादा डिटेल दे रहे हैं असीम मनचंदा।
पिछले कुछ सालों से एप्पल लगातार भारत में आईफोन का उत्पादन बढ़ा रहा है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो भारत ने करीबन 2 लाख करोड़ रुपए के फोन का निर्यात किया है। इसमें से करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के आईफोन का निर्यात हुआ है। लेकिन इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया बयान देकर के सबको चौंका दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक से बात की है और उन्हें भारत में आईफोन का उत्पादन नहीं करने की नसीहत दी है। हालांकि जानकारी ये मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान भारत के ऊपर टैरिफ डील के ऊपर दबाव बनाने को लेकर के हो सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि भारत के अंदर टैरिफ काफी ज्यादा है और भारत को कुछ भी चीज बेचना काफी नामुमकिन है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत ने उनको डील दी है और वो जीरो टैरिफ के ऊपर काम करने के लिए तैयार है। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच में लगातार बायलैटरल ट्रेड के ऊपर डिस्कशन अभी भी जारी है। तो हो सकता है कि उनका ये बयान जो बयान है इस बीच निकल कर के आया है। हो सकता है यहाँ पर एक वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो आने वाले दिनों में इसके ऊपर काफी सारी क्लैरिटी हमको मिल सकती है। सरकार ने पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के मद्देनजर सुरक्षा कारणों से अगले 2 महीनों के लिए 9 राज्यों में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी है। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म ने इन क्षेत्रों को रेड जोन घोषित किया है, जहां ड्रोन उड़ाने के लिए सरकार से पहले ही अनुमति लेना अनिवार्य होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे। वो श्रीनगर के बादामी बाग छावनी गए। यहां उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार और गोले के टुकड़ों को देखा। राजनाथ सिंह ने जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने धर्म देखकर निर्दोष लोगों को मारा था, हमने उनका कर्म देखकर खात्मा किया, ये हमारा धर्म है। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान से आतंकवाद पर कोई बात नहीं होगी, सिर्फ पीओके पर बात होगी। हमने दिखा दिया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने भारत के मस्तिष्क पर वार किया तो हमने उनकी छाती पर वार किया। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वह भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुनिया के सामने सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA की निगरानी में लिया जाना चाहिए। पहले शायद आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। सोशल मीडिया पर ऐसे दावों की भरमार है कि भारत ने पाकिस्तान के परमाणु केंद्र को भी निशाना बनाया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी IAEA ने इस बारे में बयान जारी किया है। IAEA के प्रवक्ता ने रेडिएशन लीक की खबरों को गलत बताया है। एक अखबार के साथ सवाल जवाब में उन्होंने कहा कि हम उन रिपोर्टों से अवगत हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। IAEA के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर पाकिस्तान में किसी भी परमाणु सुविधा से कोई रेडिएशन या रिसाव नहीं हुआ है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद और POK पर ही बात होगी।
उन्होंने ये भी कहा कि सिंधु जल समझौता सस्पेंड ही रहेगा। The Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. So, sometimes the Kashmir issue has been brought up. Again, the only thing which remains to be discussed on Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan-occupied Kashmir. We are open to discussing that. एयर स्ट्राइक से भारत ने पाकिस्तान का पसीना छुड़ाया और उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है अब वो पानी के लिए गिड़गिड़ाने लगा है। लेकिन भारत ने उसकी इंटरनेशनल घेराबंदी शुरू कर दी है। तो आज आवाज़ अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। पिक्चर अभी बाकी है 7:57 पर। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों ने आज 3 आतंकवादियों को ढेर किया है। मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद से जुड़ा एक आतंकी कमांडर आसिफ शेख भी मारा गया है। अधिकारियों ने बताया कि तीनों आतंकवादियों की पहचान आसिफ अहमद शेख, आमिर नज़ीर वानी और यावर अहमद भट्ट के रूप में हुई है। ऑपरेशन अभी भी जारी है और सुरक्षा बल इलाके की पूरी घेराबंदी कर तलाशी अभियान चला रहे हैं। साउथ कश्मीर के त्राल इलाके में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को कि इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हैं। फौरन कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि अभी आप देख सकते हैं अभी भी यहां पे ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। उसमें आसिफ शेख भी मारा गया है जो जेईएम का कमांडर बताया जा रहा है, और उसके साथ में 2 और मिलिटेंट मारे गए और तीनों लोकल मिलिटेंट्स थे, यानी आसिफ शेख, यावर और आमिर बताया जा रहा है मारे गए हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी इस पूरे एरिया में कॉर्डन लगातार है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। क्या कोई इस एरिया में और मिलिटेंट है यह क्या पाना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक फॉरेस्ट एरिया भी है इर्द गिर्द, यानी फॉरेस्ट में मिलिटेंट छुपे रहते थे। लेकिन यहां पे एक मकान के अंदर ये एनकाउंटर हुआ और अभी ये ऑपरेशन लगातार चल रहा है। आज श्रीनगर के लाल चौक और पहलगाम में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। 13 मई से 23 मई तक देश के अलग अलग हिस्सों में निकाले जाने वाली तिरंगा यात्रा का उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां को जन जन तक पहुंचाना है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर भी तंज कसा। क्या इस बार चित्रजीवी नहीं बचेंगे, चित्रजीवी भी सत्ता से जाएंगे। जो दुश्मनों के लिए होती है तो मिसाइल वो सेल्फी पॉइंट नहीं बन सकता है। चित्रजीवियों को कम से कम ये स्वीकार करना चाहिए, जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा आपने कि सीज का जश्न मनाया जा रहा हो। वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका दायर की है। कंपनी ने कोर्ट से एजीआर के ब्याज और पेनल्टी माफ करने की मांग की है। ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं असीम मनचंदा। एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों की याचिका खारिज कर दी थी और यह साफ कर दिया था कि टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर की रकम चुकानी होगी। इसको लेकर के जो टेलीकॉम कंपनियां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दी और उसके बाद क्यूरेटिव याचिका भी दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया। अब वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की है। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने आज ये मामला चीफ जस्टिस के सामने मेंशन किया। उन्होंने कहा कि ये कंपनी के अस्तित्व का सवाल है, टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन को बनाए रखना काफी जरूरी है। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार की इस कंपनी के अंदर 49% की हिस्सेदारी है। ऐसे में कंपनी ये डिमांड कर रही है कि कंपनी के ऊपर जो इंटरेस्ट लगाया है, जो पेनल्टी लगाई है और जो इंटरेस्ट के ऊपर पेनल्टी लगाई है जो कि 30,000 करोड़ रुपए तक की है, इसको माफ किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल आज इस पर मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले की सुनवाई 19 मई यानी सोमवार को करेंगे, तब देखना होगा कि इनकम जो
वोडाफोन आइडिया उसको राहत मिलती है या नहीं। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें भी और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं आज के बाजार की। निफ्टी वीकली एक्सपायरी का दिन था और बाजार में जोश सुपर हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी शानदार तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1200 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी ने 395 पॉइंट की बढ़त हासिल की। आज निफ्टी 7 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। निफ्टी लगभग 7 महीने बाद 25,000 के पार बंद हुआ है। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। बाकी डिटेल्स बता रहे हैं आशीष वर्मा। जी हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। दरअसल ये पूरा हफ्ता बहुत इंटरेस्टिंग रहा। सोमवार को आपको याद होगा वीकेंड के बाद समीकरण जो बदले थे, उसके बाद रिकॉर्ड तेजी भारतीय बाजारों में। हाँ, उसके बाद मंगलवार के दिन हमने थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दबाव हावी होता हुआ देखा था और उसके बाद वेडनेसडे और इवन आज के दिन भी इंट्राडे सेशन आपकी स्क्रीन्स पर आएगा। आधे दिन तक ऐसा लगा कंसोलिडेशन के मूड में है, पर वो 1 बजे के आसपास अचानक मोमेंटम तूल पकड़ना शुरू हुआ और एक बार वो 24,800 के जो एक नियर टर्म अड़चन थी भारतीय बाजारों के लिए, एक्सपायरी का दिन था आज, एक बार 24,800 के पार निकला तो उसके बाद पलट के नहीं देखा भारतीय बाजारों ने और वो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट 25,000 के स्तरों के ऊपर भी हमने कामकाज होता हुआ देखा और कई सारी इंपॉर्टेंट पॉकेट्स थी। लोअर लेवल से बैंक्स में गजब की रिकवरी थी। हेवीवेट आईटी सपोर्टिव हो गए सेकेंड हाफ में। ऑटोज आज सुबह से परफॉर्म कर रहे थे और ग्लोबल मूड माहौल के बैकड्रॉप पे मेटल्स में आउट परफॉर्मेंस था। इंडिविजुअल स्टॉक्स में पूरा ऑटो का स्टैक आपकी स्क्रीन्स पर आएगा, चाहे वो हीरो मोटोकॉर्प निफ्टी का टॉप गेनर हो या फिर टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, मारुति, सब में अच्छी तेजी थी। आईटी में हाँ, परसेंटेज के लिहाज से एचसीएल टेक अच्छी मजबूती में था, लेकिन हैवीवेट इन्फोसिस देखिए बढ़िया तेजी इसमें देखने को मिली। फाइनेंशियल्स, अब उसमें कोई श्रीराम फाइनेंस, जियो फाइनेंस जैसे स्टॉक्स थे, लेकिन हाईलाइट रहे वो आईसीआईसीआई बैंक, वो एचडीएफसी बैंक, दोनों हैवीवेट्स अच्छी मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे। और इन सब में एक और इंपॉर्टेंट स्टॉक मत भूलिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने आप में एक सेक्टर है और उसका इंटरडे चार्ट भी स्क्रीन्स पर आएगा। बढ़िया मूव्स उसमें बनते हुए नजर आए। तो कई सारे हेवीवेट्स थे जो आज के इस मोमेंटम को, आज की तेजी को एक्सपायरी के दिन ड्राइव करते हुए नजर आए। इधर सोने की कीमतें 5 हफ्तों के निचले स्तर पर आ गई हैं। अब तक रिकॉर्ड हाई से दाम 8,000 से ज्यादा गिर चुके हैं। इसके क्या कारण हैं, बता रही हैं मनीषा गुप्ता। वेल एब्सोल्युटली, अच्छी खासी मुनाफा वसूली और जैसे आपने कहा भारतीय बाजारों में 8,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात करें तो $3,500 पर आउंस का ऑल टाइम हाई था। 3150 के हमने अब लोज बनते हुए देखे हैं, यानी कि $350 की गिरावट है, जो कि 10% की गिरावट है अपने ऑल टाइम हाई से। यहाँ पर सोने में 5 हफ्ते के लोज पर यहाँ पर कारोबार है और बाजार मानता है कि कुछ और मुनाफा वसूली के लिए आपको यहाँ से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से सोने में तेजी देखने को मिली थी वो थोड़े से ईज ऑफ होते हुए नजर आए हैं। यूएस एंड चाइना ट्रेड अग्रीमेंट हमने टेम्पररी ही सही, 90 दिन के लिए ही सही, लेकिन कुछ थोड़ा सा वहां पर टेंशंस कम हुई हैं तो उसकी मुनाफा वसूली यहां पर आते हुए देखी है। साथ ही यूएस ने कहा है कि चाइना ही नहीं, यूके के साथ जिस तरह का करार हुआ और प्रोग्रेस ऑफ कॉन्वर्सेशन यहां पर इंडिया, जापान, साउथ कोरिया के साथ भी अच्छी है, तो वो भी सोने ने यहां पर लिया और मुनाफा वसूली हमने बनते हुए देखी। अगर आप यूएस में सीएफटीसी का डेटा देखें तो आप देखेंगे कि वहां पर जो लॉन्ग पोजीशंस है वहां पर हमने प्रॉफिट टेकिंग और वाइंडिंग होते हुए देखी है। कुछ रिडेम्पशंस यहां पर ईटीएफ्स में भी बनते हुए नजर आई हैं, तो उसका भी सीधा असर यहां पर प्राइसेस में है। साथ ही यूएस ने सीरिया के सैंक्शंस हटा दिए हैं। हमने एक और चीज़ जो यहाँ पर आते हुए देखी है वो ये है कि वो जो यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स हैं वो थोड़े ऑन द वीकर साइड आए हैं। पिछले एक हफ्ते में सोने ने 5% यहाँ पर गंवाया है और बाजार मानता है कि $3,070-3,000 पर आउंस तक के लेवल्स भी यहाँ पर अब गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। जो सारी न्यूज़ है सोने में फैक्टर इन हो चुकी है। यहाँ से कुछ बहुत बड़ी खबर आती है, चाहे वो ट्रेड टैरिफ्स को लेकर है, जियोपॉलिटिक्स को लेकर है, तो हम सोने में बाइंग आता हुआ देखेंगे। लेकिन फॉर द नियर टर्म सेल ऑन रैलीज की स्थिति फिलहाल यहां पर सोने में बनती हुई नजर आ रही है। कुछ और गिरावट की एक्सपेक्टेशन, 90,000 के लेवल्स इंडियन मार्केट्स में टूटते हुए नजर आ सकते हैं और जो सपोर्ट लेवल्स ब्रोकरेजेस लगा रहे हैं वो अब 88,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स के हैं, यानी कि कुछ और मुनाफा वसूली अब बाकी है।
और FY26 यानी इस साल भारत के विदेश व्यापार की धमाकेदार शुरुआत हुई है, जबकि पिछले साल भी भारत ने रिकॉर्ड कारोबार किया है विदेश व्यापार में। अप्रैल में भारत का निर्यात 73.80 अरब डॉलर रहा है, जबकि पिछले साल ये 65.68 अरब डॉलर रहा था। डिटेल के लिए बात करते हैं आलोक प्रियदर्शी से। बताएं आलोक, विदेश व्यापार की तस्वीर। बिल्कुल, देखिए जो अप्रैल महीना शुरुआत हुआ है वो काफ़ी धमाकेदार रहा है। इस बार कह सकते हैं कि शुरुआती सालों में ही काफ़ी बड़ा एक तरह से कहें एक्सपोर्ट हुआ है। और हालांकि इसमें देखें तो जो डेफिसिट है, मर्केंडाइज डेफिसिट वो 5 महीने के हाई पर चला गया है। बावजूद इसके जो ट्रेड डेफिसिट है वो 26.42 बिलियन से हो गया है, जो कि पिछले साल 21.54 था। तो ये हालात हैं। बावजूद इसके सरकार को ये उम्मीद है कि जो हमारा पिछले साल जो हमारा ट्रेड रहा था 882 बिलियन डॉलर का, उससे ज़्यादा या लगभग उसी मोमेंटम को हम हासिल करेंगे। तो हालांकि काफ़ी समस्याएं चल रही हैं। अभी कई देशों के साथ भारत के FTA साइन हुए हैं, US के साथ बातचीत चल रही है। इसमें जो हमारे सोर्स बता रहे हैं मिनिस्ट्री का, वो इनका यही कहना है कि 90 दिनों का जो पॉज मिला है US की तरफ से रेसिप्रोकल टैरिफ में, उसमें 90 दिनों के अंदर अमेरिका के साथ जरूर कुछ ना कुछ टाई हमारी हो जाएगी, इसकी पूरी उम्मीद है। और रही बात एप्पल को लेकर, तो हमारे जो मिनिस्ट्री के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि एप्पल को लेकर मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि दुनिया में भारत बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, खासतौर से मोबाइल के लिए। लिहाजा कोई कंट्री अगर प्रोटेक्शनिज्म करता है किसी खास सेक्टर के लिए तो उसे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। भारत हमेशा से कम्पिटिटिवनेस पे भरोसा करता है, और किसी भी कंपनी को अगर लगता है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने से उसकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो जाहिर है वो इंडिया में अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रखेगा। तो इसलिए इस प्रोटेक्शनिज्म से जो ट्रम्प के बयान आए हैं उससे घबराने की या कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक। पढ़ते हैं आगे। गिग वर्कर्स, देश में गिग वर्कर्स को पेंशन मिलने का रास्ता साफ होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर अगले महीने तक कैबिनेट में प्रस्ताव भेज सकती है। क्या है पूरी खबर, डिटेल बता रही हैं दीपाली नंदा। जो जाहिर तौर पर गिग वर्कर्स के लिए काफ़ी अहम खबर ये होगी, अब उन्हें भी पेंशन मिल पाएगी जल्द ही। और इस लिहाज से हमें ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि कुछ दिन पहले ही श्रम मंत्रालय में ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो जैसी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात हुई है, और उसी बैठक के बाद इन कंपनियों ने इस पूरे प्रस्ताव पर अपनी रजामंदी सरकार को दे दी है। सूत्रों से हमें ये जानकारी मिल रही है कि जो पूरी योजना तैयार की गई है उसमें 2 बड़े प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। पहला ये कि ये जो कंपनियां हैं, ये गिग वर्कर्स, जो भी लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके जो बिलिंग ट्रांजैक्शन होगी उसके हिसाब से 1.5 से 2% कंट्रीब्यूशन EPFO में डालेंगे। और साथ ही साथ गिग वर्कर्स के पास ये 2 ऑप्शन दी जाएंगी। अगर गिग वर्कर्स चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद वो जमा राशि ब्याज के साथ एक मुश्त ले लें तो वो सुविधा दी जाएगी, या फिर एक पेंशन की भी सुविधा होगी कि जितनी भी राशि जमा की गई है उसके हिसाब से उनकी हर महीने पेंशन तय की जाएगी। तो इस तरह के बड़े विकल्प प्रस्ताव के तौर पर शामिल किए गए हैं। और साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि ये जो पूरी योजना तैयार की गई है इसे अगले 1 महीने में कैबिनेट भेजा जा सकता है, ताकि जल्द से जल्द इसको मंजूरी मिले और उसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। गिग वर्कर्स के लिए अगर संख्या बताऊं तो देश में फिलहाल 1 करोड़ से ज्यादा गिग वर्कर्स मौजूद है। तो इस लिहाज से जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है इन लोगों को भी मिल पाएगी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए। इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।